आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग का प्रादेशिक अध्ययन। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर लिया था, देन हम जो हैं वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग की रीजनल स्टडी यानी पर्टिकुलर एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो भाग है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया जो भाग है वो एशिया महाद्वीप का एक वृहत भौगोलिक प्रदेश है। जैसा एशिया महाद्वीप संपूर्ण विश्व में अनेक विविधताओं युक्त एक महाद्वीप है, उसी प्रकार से एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो भाग है वो भी अनेक विविधताओं से युक्त है। जैसा कि आप अपने सामने लगे हुए पूरे वर्ल्ड का जो मैप है उसमें आप देख रहे होंगे कि एशिया महाद्वीप का जो ये पार्ट है इसमें से दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग, जैसा कि एशिया महाद्वीप के इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बता दिया था कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग जिसमें कौन से भाग आते हैं, ये अपना हो गया एशिया महाद्वीप और इसका दक्षिणी पूर्वी यानी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है इसकी रीजनल स्टडी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसके परिचय के बारे में बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो भाग है वो मुख्यतः क्या है, द्वीपों वाला देश एवं प्राय द्वीपों वाला देश है। द्वीप इट मीन्स जो कि चारों ओर से पानी से घिरे हुए हो, और प्रायद्वीप जो कि मुख्य रूप से तीन ओर से पानी से घिरे हुए हो, वो क्या कहलाते हैं, प्रायद्वीप। तो दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई भाग है वो आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीप एवं द्वीपों वाला क्या है, एक प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के पूर्व की ओर कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, जबकि पश्चिम की ओर कौन सा महासागर, हिंद महासागर जो है वो अपना स्थान रखता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी जो एशियाई भाग है, ये मैंने आपको बताया कि इसकी सीमाएं जो हैं वो लगभग क्या है, सागरीय सीमाएं हैं। यानी संपूर्ण एशिया महाद्वीप में भी दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई भाग है वो अनेक विविधताओं युक्त प्रदेश है। नेक्स्ट अगर इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं आती हैं, तो मुख्य रूप से आप देखिए कि प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के बीच, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के बीच फैला हुआ ऐसा क्षेत्र जो कि द्वीपों एवं प्रायद्वीपों वाला क्षेत्र है, नंबर एक विशेषता। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से कौन कौन से देश आते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग में राजनीतिक दृष्टि से 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 10 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख लीजिए, म्यांमार के बाद थाईलैंड के बाद लाओस के बाद वियतनाम के बाद कंबोडिया के बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। ये टोटल कितने देश, 10 देश किस में आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसकी जो सीमाओं की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई की उत्तरी सीमा किससे, चीन से, एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा किससे, भारत देश से लगती है। जबकि इसके अलावा ज़्यादातर जो इसकी सीमाएं हैं वो क्या है, सागरीय सीमाएं हैं। यानी अगर हम स्थल की दौर से बात करते हैं तो स्थल की दृष्टि से उत्तर में चीन एवं उत्तर पश्चिम में भारत के साथ जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र अपना सीमा बनाता है, जबकि लगभग जो अन्य इसकी सीमाएं हैं वो क्या है, सागरीय सीमाएं हैं। यानी अलग अलग जो सागर है वो इसके साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसके उच्चावच के बारे में, तो इसके जो उच्चावच है वो भी क्या है, अनेक विविधताएं युक्त है। इसमें पहाड़ पठार से लेकर के ज्वालामुखी फटने का भी ये मुख्य क्षेत्र है। अगर इसमें पहाड़ों के बारे में बात करते हैं तो इसके पश्चिम में फैली हुई अराकान योमा, इसके पश्चिम में यानी म्यांमार देश में फैली हुई अराकान योमा श्रेणी जो है, जो कि कहाँ तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत का क्षेत्र है, यहाँ तक यह फैली हुई है। इसके अलावा पठारों में हम बात करते हैं तो शान का पठार, कौन सा पठार, शान का पठार, जो कि ये यहाँ पड़ता है
कौन सी नदी? इरावदी नदी एवं मीकांग नदी के बीच में कौन सा पठार? शान का पठार। आपसे एटलस के जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये भी आप में मैप के थ्रू पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में है, कौन से देशों के बीच में है। तो कौन सा पठार? शान का पठार। और इसके पश्चिम में फैली मुख्य पर्वत श्रेणी कौन सी? अराकान योमा पर्वत श्रेणी, जो कि किसके क्षेत्र में फैली हुई है? म्यांमार देश में फैली हुई है। इसके बाद अगर अपन इसकी सीमाओं की बात करें तो देखिए इसके पूर्व की ओर प्रशांत महासागर, पश्चिम की ओर हिंद महासागर का भाग कौन सा? अंडमान सागर। कौन सा सागर? अंडमान सागर। उत्तर की ओर चीन, उत्तर पश्चिम की ओर भारत, जबकि इसके अलावा अब देखिए इसके दक्षिणी चीन सागर से सीमा लगती है। अगर हम और नीचे आते हैं तो जावा सागर इसकी सीमा बनाता है। अपन और नीचे आते हैं तो इसके साथ आप देखिए फ्लोर सागर भी सीमा बनाता है। इसके अलावा बांदा सागर इसमें सीमा बनाता है। इसके अलावा सेलिबीज सागर इसमें सीमा बनाता है। तो ये जो छोटे छोटे सागर हैं इनकी स्थिति भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप एटलस को एकदम पास में रखते हुए इन सभी सागर की स्थिति जानेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर, अपन नीचे आएंगे तो जावा सागर, इसके अलावा बांदा सागर, सेलिबीज सागर, यहाँ आता है सीराम सागर। ये क्या है? ये इसके सागरीय सीमाओं वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा मर्तबान की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? मर्तबान की खाड़ी जो म्यांमार देश के पास स्थित है। इसके अलावा टोंकिंग की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? टोंकिंग की खाड़ी जो कि चीन का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ ये स्थित है। टोंकिंग की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर में। तो इन खाड़ियों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी भी इस क्षेत्र में मुख्य रूप से फटती है, और ज्वालामुखियों में जो विशेष क्षेत्र आता है वो आता है इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है इसमें ज्वालामुखी मुख्य रूप से फटते हैं, और इस क्षेत्र में जो ये बने हुए छोटे छोटे द्वीप हैं ये द्वीप भी ज्वालामुखी निर्मित द्वीप माने जाते हैं, कि ज्वालामुखी से ही इन छोटे छोटे द्वीपों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसमें रहने वाली जनसंख्या के बारे में तो संपूर्ण एशिया की जो है मुख्य जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उसका 1/2 यानी 50% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? फिलीपींस और इंडोनेशिया में। फिलीपींस एवं इंडोनेशिया जो है वो ऐसे दो देश हैं जो कि संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया की 50% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अगर हम इसकी आर्थिक तत्व की बात करें कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि इसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाता है तो वो है इस क्षेत्र की कृषि। यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश हैं वो कृषि के ऊपर मुख्य रूप से डिपेंड है, और इस कृषि नामक आधार तत्व में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह की कृषि के साथ साथ बागानी कृषि यानी व्यापारिक कृषि भी करते हैं, जिससे उनका आर्थिक तत्व बना हुआ है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो यहाँ जो है चीन से आए हुए लोग, अमेरिका से आए हुए लोग और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग मुख्य रूप से यहाँ निवास करते हैं, और इसी कारण यहाँ जो है वो संस्कृतियाँ भी अनेक विविधताओं युक्त हैं, और यहाँ की सभ्यताओं एवं संस्कृतियों पर विशेष रूप से विदेशों का प्रभाव पड़ा है। यानी यह जो क्षेत्र हैं वो अन्य देशों से आने वाले जो संस्कृतियाँ जो निवास करती हैं उनका विशेष प्रभाव यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति पे पड़ा है। ये हो जाती है दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र की विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो इसकी स्थिति एवं विस्तार को अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो कि एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग है मुख्य रूप से द्वीपों एवं प्रायद्वीपों वाला प्रदेश है। इसके हम बात करते हैं कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा जो है वो लगभग इसके दक्षिण से निकलती है, जबकि ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी कर्क रेखा इसके उत्तर से निकलती है। इसी कारण यह क्षेत्र जो है वो क्या है
उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यानी इसकी स्थिति कहाँ से कहाँ हो गई, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा के मध्य यह क्षेत्र फैला हुआ है और अपनी इस स्थिति एवं लोकेशन के कारण ही यह कौन सी जलवायु रखता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु यह क्षेत्र रखता है। इसके अलावा सीमाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में भारत, पूर्व की ओर प्रशांत महासागर, पश्चिम की ओर हिंद महासागर, जबकि शेष जो इसकी सीमाएं हैं वो कैसी हैं, सागरीय सीमाएं यह क्षेत्र रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देश से निकलती है, तो भूमध्य रेखा देखिए इंडोनेशिया से निकलती हुई इसका जो सुलावेसी द्वीप है उससे भी यह निकलती है। किस क्षेत्र के, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र की बात हम यहाँ कर रहे हैं। देन हम देखते हैं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है वो इसके म्यांमार एवं मुख्य रूप से तो म्यांमार से ही निकलती है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग जो है इसके म्यांमार देश से निकलती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इसके विस्तार की मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दृष्टि से इसमें कितने देश आते हैं, 10 देश आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके द्वीपों के बारे में, तो द्वीप भी इसमें अनेक द्वीप हैं, जैसे इंडोनेशिया भी क्या है, एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा ब्रूनेई भी एक द्वीपीय देश है। इसके ये छोटे छोटे फ्लोर्स, सुलावेसी, ये क्या है इसके मिंडनाओ, ये फिलीपींस के भाग हैं, तो ये क्या है इसके द्वीपीय देश हैं, यानी इसके अनेक द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके धरातलीय प्रारूप यानी उच्चावच के बारे में, कि इसमें उच्चावच किस तरह के हैं या किस तरह का इसका धरातलीय प्रारूप है। तो धरातलीय प्रारूप मैंने आपको बताया कि इसमें पर्वत और पर्वतों में कौन सी अराकान योमा श्रेणी जो कि इसके पश्चिम में स्थित है, म्यांमार देश में फैली हुई, और इसका दक्षिणी भाग जो है वो अंडमान निकोबार तक भी आ गया है। जबकि इसमें पर्वतों के साथ साथ पठारी भाग, और जिसमें मैंने आपको उदाहरण दिया शान का पठार, जो कौन सी नदियों के बीच में, इरावदी नदी एवं मेकांग नदी के बीच में फैला हुआ कौन सा पठार, शान का पठार। इसके साथ ही इसमें अनेक ज्वालामुखियां भी फटती रहती हैं, यानी ज्वालामुखी का क्षेत्र भी यह मुख्य रूप से माना जाता है। और इस क्षेत्र में ब्रूनेई जो है वो एक ऐसा अपवाद स्वरूप क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। कौन से क्षेत्र में, ब्रूनेई में। इसमें अगर हम बात करते हैं नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसमें इरावदी नदी जो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान सागर में गिरती है इरावदी नदी। इसके बाद चायो फ्राया नदी, मेकांग नदी, ये क्या है इसकी मुख्य नदियां हैं जो कि प्रवाहित होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती हैं, तो ये अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर में ये नदियां गिरती हैं। और इस क्षेत्र की क्या है, ये मुख्य नदियां हैं। और इस क्षेत्र का जो ये बेसिन है, यानी इन नदियों का जो ये बेसिन है, यहाँ ही मुख्य रूप से कृषि की जाती है। और इस क्षेत्र का जो आर्थिक आधार मैंने बताया कृषि ही है, तो वो कृषि वाला क्षेत्र भी क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का यही भाग है जहाँ कृषि मुख्य रूप से की जाती है। इन्हीं बेसिनों के साथ साथ इन नदियों का घाटी क्षेत्र भी यहाँ स्थित है। इसके अलावा मैंने बताया पठारी भाग में शान का पठार। और अगर हम बात करते हैं इसके साल्विन और इरावदी नदियों के बीच में जो फैला हुआ शान का पठार है, साल्विन और इरावदी नदियों के बीच फैला हुआ शान का पठार, वो क्या है, एक परतदार शैलों से निर्मित पठार है। कौन सा क्षेत्र, शान का पठार। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मलाया प्रायद्वीप जो कि क्या है, एक लंबाकार क्षेत्र है। मलाया प्रायद्वीप, ये जो लंबा भाग निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये है मलाया प्रायद्वीप जो कि एक लंबाकार क्षेत्र है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग है इसको बर्मा मलाया पंखाकार क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्मा मलाया पंखाकार क्षेत्र, बर्मा मलाया पंखाकार क्षेत्र किसको कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र को। और इन नदियों की
घाटियों से निर्मित जो यह क्षेत्र है जो एक पंखे के समान दिखता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, बर्मा यानी म्यांमार, मलाया यानी जो ये मलाया प्रायद्वीप है लंबाकार रूप में फैला हुआ, शाम की खाड़ी से लेकर के दक्षिण तक जो फैला हुआ भाग है इसे क्या कहा जाता है, बर्मा मलाया पंखाकार क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर नाम है सुंडा वेदी। कौन सा क्षेत्र, सुंडा वेदी। ये भी आपसे चाहे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी आपको मिल जाए या आपके सामने मैप के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुंडा वेदी जो कि मलाया प्रायद्वीप के बाद से शुरू होता है और ये जो लंबाकार क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, सुंडा वेदी, यानी मलाया प्रायद्वीप के बाद का जो भाग है हिंद चीन के दक्षिण में, आप कह सकते हैं कि मलाया से लेकर के बोर्नियो तक का भाग जो है, जिसमें इंडोनेशिया के भाग जकार्ता, जावा, सुमात्रा ये जो भाग हैं और ये बोर्नियो तक के जो भाग हैं ये किस में आ जाते हैं, सुंडा वेदी में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है, ज्वालामुखी के अनेक शिखर भी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बोर्नियो द्वीप क्या है, एक ऐसा अपवाद क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी नहीं फटते हैं। और इंडोनेशिया जिसमें सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में ज्वालामुखी आते हैं, और इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी शिखर भी है, कौन सा, केरिन्सी इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत कहाँ का, इंडोनेशिया का, और सबसे ऊंचा पर्वत है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट ये हो जाता है इसका धरातलीय प्रारूप, यानी उच्चावच जो है वो किस प्रकार का है कि इसमें पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, ज्वालामुखी भी इसमें फटते रहते हैं। बोर्नियो द्वीप जो है वो एक ऐसा अपवाद वाला क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी नहीं फटते हैं, और इस क्षेत्र को बर्मा मलाया क्षेत्र भी कहा जाता है। और मलाया से लेकर के बोर्नियो तक का जो भाग है इसे सुंडा वेदी के नाम से भी जाना जाता है। और इंडोनेशिया क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी आते हैं और उनसे निर्मित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा, केरिन्सी ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट आता है यहाँ की जलवायु। जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको आते से ही बताया कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो कि इसके दक्षिण से निकलती है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि इसके उत्तरी भाग से निकलती है, और इन दोनों के मध्य स्थित होने के कारण ही यह क्षेत्र जो है किस प्रकार की जलवायु रखता है, तो यह रखता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यानी मुख्य रूप से यह क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु रखता है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो मानसूनी जलवायु भी रखता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहां उच्च तापमान साथ ही साथ उच्च वर्षा भी यह क्षेत्र क्या है, प्राप्त करता है। उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा यह क्षेत्र प्राप्त करता है। और अगर इसकी जलवायु की मैंने आपको बताया कौन सी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ की मुख्य जलवायु है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं जलवायु के बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 क्षेत्र हैं, किस प्रकार के, एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले और दूसरे इसमें मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र भी हैं। अगर इस दोनों क्षेत्रों में बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या हम कह सकते हैं विषुवत रेखीय जलवायु वाले क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है, इंडोनेशिया एवं दक्षिणी मलाया वाला क्षेत्र। विषुवत रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र जिसकी मुख्य विशेषता होती है कि वर्ष भर उच्च तापमान वहाँ रहता है और वर्ष भर उच्च वर्षा भी वहाँ प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में दोपहर तक जो है वो भयंकर धूप रहती है और दोपहर होते होते एकदम से घने काले बादल आते हैं और भयंकर वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा, संवहनीय वर्षा। कौन से क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय या हम कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, और वर्षा होते से ही वो संपूर्ण बादल हट जाते हैं और मौसम एकदम साफ हो जाता है। जबकि मानसूनी जलवायु की हम बात करते हैं
तो मानसूनी जलवायु दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये वाला जो क्षेत्र है किस प्रकार की जलवायु रखता है? मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु की विशेषता जो कि मौसम के साथ हवाओं में जो परिवर्तन होता है और उन हवाओं के परिवर्तन से होने वाली जो वर्षा है क्या कहलाती है? मानसूनी जलवायु वर्षा कहलाती है। और इसमें क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु तो है ही, जो कि ऋतु के साथ यहाँ क्या होता है? चेंज होता है, यानी हवाओं के परिवर्तन के साथ ही यहाँ चेंज आता है। कौन सी जलवायु? मानसूनी जलवायु। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी पूर्वी एशियाई के इस भाग में। अगर हम इसकी वर्षा की बात करें तो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक यहाँ वार्षिक वर्षा होती है, यानी 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। अगर हम ग्रीष्मकाल और शीतकाल की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में औसत तापमान ग्रीष्मकाल का तो होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल का होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ना अत्यधिक ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। कौन से क्षेत्र में? मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा के बारे में। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम बात करें तो यहाँ क्या है? जिस प्रकार की जलवायु है उसी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भी यहाँ विकसित हुई है। जलवायु की हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय यानी विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है उसमें अत्यधिक तापमान एवं अत्यधिक वर्षा प्राप्त होने के कारण किस प्रकार की वनस्पति? सघन एवं सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। यानी एक तो हो गया आपका मानसूनी और दूसरा था आपका कौन सा? विषुवत रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवतीय जलवायु वाला क्षेत्र। तो जो विषुवतीय जलवायु वाला क्षेत्र है उसमें पाई जाती है सघन एवं सदाबहार वनस्पति, जो कि अत्यधिक ऊंचाई के साथ वृक्ष स्थित होते हैं, एकदम सघन होते हैं, जिसका कारण है कि इनको अत्यधिक ताप मिलता है और डेली इनको वर्षा प्राप्त होती है। तो अत्यधिक ताप एवं पानी की मात्रा अधिक होने के कारण सघन वनस्पति यहाँ पाई जाती है। और इन सघन वनस्पतियों के बीच अनेक प्रकार के कीट पतंगे यानी अनेक प्रकार के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ क्या होते हैं? पनपते हैं। इसी सघनता के कारण यहाँ की जो वनस्पति है वो आर्थिक दृष्टि से क्या होती है? ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। अगर इसमें आने वाले वृक्षों के बारे में बात करते हैं तो महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, इस प्रकार के वृक्ष क्या है इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी महोगनी, सिनकोना, रोजवुड ये क्या है? सदाबहार वनस्पतियों में आते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि विषुवतीय जलवायु के साथ साथ यहाँ मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है। तो मानसूनी जलवायु में अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में मानसूनी वनों का विस्तार पाया जाता है, यानी सदाबहार वनों के समान ही यहाँ भी सदाबहार वन प्लस पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र? जहाँ मानसूनी जलवायु म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की वनस्पति जो कि सदाबहार होने के साथ साथ कुछ पतझड़ी वन भी पाए जाते हैं, जिनमें सागवान, सिनकोना, इनके अलावा साल, शीशम, नीम जो क्या है? पतझड़ वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। यानी मानसून के साथ साथ इसमें संपूर्ण वनस्पति हरी भरी हो जाती है, लेकिन साल में एक बार अपने पत्ते गिरा भी देती है। तो कौन कौन से? शीशम, साल, नीम, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं ये किस में आते हैं? मानसूनी वनस्पति, जिसे पतझड़ी वनस्पति का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो है लाख, कत्था, गोंद ये भी इस क्षेत्र में प्राप्त किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं म्यांमार के जो वन है इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है, क्योंकि यहाँ क्या है? इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। तो जिस प्रकार से वनस्पति में हम बात कर रहे थे कि विषुवतीय जो जलवायु है जहाँ सघन एवं सदाबहार वनस्पति पाई जाती है जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है,
लेकिन मानसूनी जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं और उनमें पाया जाने वाला मुख्य रूप से म्यांमार, वहाँ की जो लकड़ी है, इमारती लकड़ी जहाँ से प्राप्त की जाती है, वो क्या है, आर्थिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पाई जाने वाली मृदा के बारे में। तो आप देखिए कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जहाँ मैदानी भाग भी हैं नदियों के द्वारा निर्मित, तो उन नदियों के द्वारा निर्मित भागों में किस प्रकार की मृदा, जलोढ़ मृदा। और इन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ, इरावदी नदी, चायो फ्राया नदी, मेकांग नदी, ये क्या है, मुख्य नदियां हैं। और इन नदियों की घाटियों में किस प्रकार की मृदा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जहां हर साल नदियों के बहाव के साथ एक नई मृदा की परत जमा दी जाती है, जो कि एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती है। और इस जलोढ़ मृदा के साथ साथ इस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा भी विस्तार है। कहाँ कहाँ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन क्षेत्रों में क्या है, लेटेराइट मृदा का विस्तार भी है। और इन दोनों मृदा के साथ साथ काली मृदा, जिसे एक स्थानीय नाम या एक अन्य नाम भी होता है, किस प्रकार की मृदा, रेगूर मृदा भी जिसे कहा जाता है। और यह किसके लिए महत्वपूर्ण होती है या किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो कपास के उत्पादन के लिए काली मृदा जो होती है वो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती है। और काली मृदा विशेष रूप से कहाँ पाई जाती हैं, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में। 3 प्रकार की मृदा मैंने आपके सामने नाम ली हैं, जलोढ़, नदियों के बेसिनों में, लेटेराइट, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन क्षेत्रों में काली मृदा कहाँ, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का नाम ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया में दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का अगर विस्फोट होता है तो कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का विस्फोट होने के कारण ही ज्वालामुखी से ही निर्मित किस प्रकार की मृदा, काली मृदा जो है वो इंडोनेशिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में पोडजोल भूरी मृदा, पोडजोल भूरी मृदा भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये हो जाता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के प्रादेशिक अध्ययन को अगर हम करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन, इसकी विशेषताएं, इसकी लोकेशन, इसका धरातलीय प्रारूप यानी किस प्रकार के उच्चावच यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन एवं यहाँ की सॉइल्स। और देन नेक्स्ट वीडियोस में हम यहाँ के आर्थिक प्रारूप के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपने साथ ही साथ शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे। इसके साथ ही मैं अपनी इस क्लास को यहीं एंड करना चाहूँगी और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अपना चैनल ज्योग्राफी विद सुमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।